थ्री बोलते हैं ना। कृषि में पत्ता माइट्स माइट्स मरोड़िया रोग रेड आता है। रेड माइट्स बोलते हैं ना, जी 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 वो जी है। जी। और वायरस का कोई कोई जगह पे दिख रहा है ठीक है, असर। देखिए रेड माइट्स के लिए तो हमारा जीरो माइट्स आता है। उसको हाँ 2 ml हाँ। प्रति लीटर पानी में मिला के आप उसका अच्छे से स्प्रे करें तो माइट्स आपकी कंट्रोल हो जाएगी। हम्म। ठीक है। और ओके। जो आपका थ्रिप्स वगैरह आ रहा है, पत्ता मरोड़िया रोग आ रहा है, ये चूसक कीटों के कारण आ रहा है, तो इसके लिए आप हाँ सबसे पहले आप हमारा नैनो सिल्वर एजी प्लस का 2 ml का आप स्प्रे कर दीजिए, इसकी ड्रेंचिंग करा दीजिए ताकि वायरस आपका भी कंट्रोल हो सके। और हाँ फिर हाँ। अगर आ रहे हैं तो आप रामबाण प्लस 2 ml, सजल हम्म। ½ ml, अमृत धारा ½ ml, इसका मिला के आप स्प्रे करो तो कंट्रोल हो जाएगा आपका ये थ्रिप्स की समस्या। और आज 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 मैंने ये अपना ये अमृत धारा जी और उसमें मिलाया था लौंग का तेल जी। और नीम ऑयल ठीक है और अग्निहोत्र भस्म और ठीक है फिटकरी, ठीक है वो सब मिला के बनाया और आज मैंने उसका छिड़काव किया है। ठीक है। हाँ, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। और आप अगर माइट्स की समस्या है ना, तो हाँ माइट्स हाँ के लिए आप जीरो माइट्स यूज कर लीजिएगा। देखिए अगर इससे भी हो सकता है माइट्स कंट्रोल हो जाए, बाकी नहीं तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है जीरो माइट्स, हाँ। ओके है ना, वो आप डालेंगे ना तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके। माइट्स के लिए बनाया गया है वो हाँ हाँ हाँ। स्पेशली। जी। ठीक है। और नीचे से मैं दिया अपना ये व्यूमिक व्यूमिक आता है ना अपना। सुरपाल सुरपाल। हाँ सुरपाल। हाँ बढ़िया है बढ़िया है। सुरपाल और मही राजा दोनों चलाए ड्रिप से। जी जी अच्छा है जी बढ़िया है। और नई पत्तियों को निकालने के लिए आप नैनो एनर्जी और नैनो खनिज एडवांस का अगर आप स्प्रे कर देंगे 2-2 ml का, तो नई लीव्स भी आना शुरू हो जाएंगी। वो मेरे पास ये अपना ये सिल्वर एजी प्लस मंगाया था और खनिज भी है। हाँ, तो खनिज का आप कर दीजिएगा। सिल्वर एजी हमें सिंगल यूज होगा, सिल्वर एजी के साथ कोई भी यूज नहीं होगा। और सिल्वर एजी ओके जब भी चलाएंगे तो आप 1 से 2 दिन तक कुछ नहीं चलाएं। वो ओके। प्लांट को फिल्टर कर देता है सभी बीमारियों से, वायरस, हाँ हाँ हाँ। फंगस, ब्लाइट, ये सब चीजों से फिल्टर करता है प्लांट को। ओके। ठीक है ठीक है। आज का टॉपिक शुरू करें मैम क्या, उमेश जी? जी जितेंद्र जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज इससे का जो पहले हरीश टॉपिक है, जी। हाँ बता दीजिए थोड़ा किसान साथियों को आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जी हरीश जी, इस बीच में आपने अनम्यूट किया, आपका कोई सवाल है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक। जी। ओके ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑनियन, प्याज की खेती, ऑनियन फार्मिंग। तो इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछेंगे जितेंद्र जी से। तो जितेंद्र जी उसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग जितेंद्र जी से वो क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्याज की खेती में ही बात करना है, आप कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो जितेंद्र जी से। तो ठीक, तो जितेंद्र मैं जी। थोड़ा सा प्याज की खेती को लेकर बता दूं कि जो भी किसान साथी प्याज की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, तो प्याज की खेती एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है। और उसका रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल तरीके से 1 एकड़ में किसान साथी प्याज में 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 1 एकड़ से। अगर अच्छी रेट रहता है प्याज का मार्केट में तो 5 लाख रुपए तक की कमाई है। एवरेज कमाई 2 लाख रुपए तो है ही प्याज की। तो जो भी किसान साथी प्याज की खेती करना चाहते हैं वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या लगाना है, कैसे उसका डोजेस होगा, क्या उसमें स्प्रे होंगे, ये सब की जानकारी आपको सोल के माध्यम से हम आपको दे पाएंगे, है ना। जो जो किसान साथी करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्याज की खेती, इसमें आने वाली क्या समस्याएं हैं, कैसे की जाती है, क्या नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं किसानों के प्याज की खेती को लेकर, तो तन्मय जी ने एक चार्ट तैयार किया है जो आप सभी किसान साथियों की तरफ से इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं जिसके मैं आज जवाब दूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि प्याज की खेती में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो तन्मय जी आप आपका सेशन चालू करें, मैं ताकि एक एक करके जवाब दे सकूं। जी, तो पहला जो क्वेश्चन जितेंद्र जी, प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जी बिल्कुल, ये एक बेहतरीन सवाल है। क्योंकि कोई भी खेती का जो बेस है मिट्टी वो अच्छी होना चाहिए। तो प्याज की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो आप मान के चलिए
बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है प्याज की खेती के लिए, है ना। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसमें वायु संचार बहुत अधिक होता है, मतलब आपकी मिट्टी में पोरसता ज्यादा होना चाहिए। जब भी आप कोई कंद वर्गीय फसल करते हैं, चाहे मूंगफली हो, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, हल्दी हो, उसमें मिट्टी में इतनी पोरसता, इतना खुलापन होना चाहिए कि ताकि वे अपने कंद का साइज और अपनी ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से मिट्टी के अंदर कर सके। इसके अलावा जो मिट्टी के पीएच जो है प्याज का, वो 6 से 7 के बीच एक आइडल पीएच माना जाता है। जल निकासी के लिए आपको प्याज की खेती में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि मिट्टी में जल जमाव ना हो, वरना कंद सड़ने लगेगा, जड़ गलन, तना गलन, फंगस, ये सब समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। अगले सवाल पे जाए। जी स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्याज की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी आप प्याज की खेती करते हैं तो आपको थोड़ी गहरी जुताई करना चाहिए प्याज की खेती के लिए। और जब आप प्याज की खेती करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी अच्छी जुताई हो। कुछ दिनों के लिए आप खेत को खुला छोड़ें, ताकि उसके अंदर की जो फंगस है वो धूप से उड़ जाए। इसके अलावा खेत में तैयारी में आपको अच्छी तरीके की कोई भी कंपोस्ट खाद कम से कम 1 से 2 ट्रॉली का यूज करना चाहिए प्याज की खेती में। साथ में आपको अच्छे फंगिसाइड का यूज करना चाहिए। इसके अलावा बेसल डोज की प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए कि हमको जब हम कंद लगाने वाले हैं और बेड तैयार कर रहे हैं प्याज के लिए, तो प्रॉपर उसमें जो आपको बेसल डोजेस लगना है उसका पूरा बराबर आपको ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। इससे आपकी खेती में जब आप प्याज की खेती करेंगे तो वह अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। अगला सवाल। अगला जो सवाल है प्याज की हेलो। हाँ जी, बोले बोले। आवाज हाँ शायद तो मैं से कट गया पूछिए, था, आप सवाल पूछिए। कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ हाँ, आवाज करिए, अच्छा, बताइए आप। ओके ओके। प्याज की खेती में कौन से प्राकृतिक खाद या गोबर की खाद सबसे उच्च परिणाम देती है? देखिए, प्याज की खेती के लिए बहुत जरूरी है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। ये खाद आपकी होना ही चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 2 ट्रॉली आपको अच्छी खाद का उपयोग करना चाहिए। जो भी खाद आप यूज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से सूखी खाद हो, प्रॉपर तरीके से उसमें ऐसी गीली खाद ना हो, उसमें कोई कीट ना हो, उसमें कोई फंगस ना हो। आपको खाद का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको कंपोस्ट करी हुई अच्छी खाद का ही यूज करना है। आप खराब खाद लेंगे या ताजा गोबर अगर आप खेत में डालते हैं तो उससे खेत में फंगस आने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। इसके अलावा जो आपका ताजा गोबर होता है आप उसको खाद के रूप में यूज करते हैं तो उसमें मीथेन गैस होती है, जो आपके कंद को, उसकी जड़ों को, उसके रोपों को वो जला सकती है। तो ध्यान रखें, अच्छी तरीके की कंपोस्ट करी हुई खाद का ही आपको उपयोग करना है। अगला सवाल तन्मय जी। हाँ जी। प्याज की बीज बोने का सही समय और तरीका क्या है? जी, देखिए, प्याज का बीज बोने का सही तरीका और समय जो है, तो आप ये ध्यान रखिए, प्याज का जो बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है ना। प्याज बोने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। इस समय क्या होता है, तापमान जो होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और फसल चक्र का भी विशेष हमको ध्यान रखना है। प्याज की फसल को अन्य फसलों के साथ चक्र में उगाना चाहिए। जैसे गेहूं, धान या सब्जियां आप लगाते हो तो इसका अल्टरनेटिव आप प्याज लगा सकते हो। सपोज अगर आपने इस बार, अगर आपने पिछले साल इस समय पर गेहूं लिया था तो इस साल आप प्याज ले सकते हैं। पिछले साल अगर आपने धान लिया था तो आप प्याज ले सकते हैं। पिछले साल अगर आपने सब्जियां ली थी तो इस समय आप प्याज ले सकते हैं। तो अल्टरनेटिव डे पर ही प्याज का आप उपयोग कर, अगर लगाने पर उपयोग करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बीज बोने का तरीका जो बताया गया है, तो बीजों का चयन अच्छा होना चाहिए। प्याज के अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करें, मिट्टी की प्रॉपर तैयारी करें, पर्याप्त उसमें उर्वरक डालें, कार्बनिक पदार्थ डालें, जैसे कि मैंने कंपोस्ट खाद वगैरह बताया है। बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए।
बीज से बीज की दूरी जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर के बीज होनी चाहिए, है ना। बीजों को बोने के बाद पानी को अच्छी तरीके से मिट्टी को अच्छी तरीके से पानी दें और मिट्टी को नम बनाए रखें, है ना। इससे जर्मिनेशन बहुत जल्दी तेजी से हो जाएगा। निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें, है ना। बीजों के उगने के बाद निराई गुड़ाई करें, मिट्टी को थोड़ा ढीला करते रहें, है ना। आप उसको थोड़ा ढीला छोड़ेंगे तो जो कंद का साइज है प्रॉपर बनेगा। इसके अलावा खरपतवार का आपको विशेष ध्यान रखना है। खरपतवार उग रही हो तो आप निराई गुड़ाई के जरिए ही उसको निकालें, किसी भी प्रकार का कीटनाशक, है ना, या चारा मार का उपयोग ना करें। ओके। बिना रासायनिक दवाओं के प्याज की फसल में कीट और रोगों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे देसी और घरेलू फार्मूले होते हैं, और या इसकी जगह आप अगर जैविक उत्पाद यूज करते हैं तो आपको रसायनों की उपयोग करना ही नहीं पड़ेगा। सोल ने भी ऐसी एक व्यवस्था जमा कर रखी है कि हर प्रकार की बीमारी के लिए सोल ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार किया है। गवर्नमेंट से सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, है ना। कोई भी प्रोडक्ट में केमिकल का यूज नहीं किया गया है। रस चूसक कीट, इल्ली, इन सब के लिए हमने नीम ऑयल, लहसुन का तेल, करंज ऑयल, एलोवेरा, इन सब से संबंधित प्रोडक्ट बनाए हैं। इसके अलावा हमने सिल्वर बेस्ड, कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाए हैं जो फंगस और वायरस, ब्लाइट, इन सबको, तना गलन, जड़ गलन, इन सबको सुरक्षित रखते हैं फसलों को। ये ऐसे प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरीके की कंपोस्ट खाद का यूज करें। गोमूत्र से भी आप कुछ फार्मूला तैयार कर सकते हैं। गोमूत्र में अगर आप 5 लीटर गोमूत्र में अगर आप 1 किलो अकाव के पत्ते और 1 किलो धतूरा फोड़ के उसको अच्छे से उबाल लीजिए, और जब वो 4 लीटर तक रह जाए उसको छान के आप भर लीजिए। इसका 2 ml का भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी कीटों से आपको काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। तो ऐसे कई जैविक ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आप अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, आपका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और रासायनिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला सवाल। जी। प्याज की खेती के दौरान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन से उपाय अपनाने जा सकते हैं? बिल्कुल, प्याज की खेती में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है कि मिट्टी की अच्छी गहरी जुताई होना चाहिए। बेड बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है, अच्छे फंगिसाइड को हमको चलाना है, ताकि मिट्टी में अगर पहले से कोई फंगस डेवलप हो रहा है तो हम अपने मित्र फंगस की कॉलोनी, ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, राइजोबैक्टीरिया, ये सब कॉलोनियों को हमको डेवलप करना है। इसके अलावा आप सभी मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी को डेवलप करें, ताकि जितने ज्यादा मित्र बैक्टीरिया हमारी खेती में होंगे उतनी अच्छी हमारी खेती हो जाएगी, है ना। इसके अलावा आपको समय समय पर निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। कीटों को सुरक्षित रखना है, कीटों से फसल को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक जो जैविक जो हमने सजेस्ट करते हैं वो आपको यूज करने हैं। इससे आपकी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहेगी और मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहेगी। आप लगातार जब केमिकल डालते हैं ना, तो केमिकल डालने से मिट्टी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता जाता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है। इसके अलावा आपके जो मित्र कीट है वो भी मरने लगते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो शत्रु कीट आपकी फसलों पर हावी हो जाएंगे। तो कैसे हम उसको सुरक्षित रखें, ये सब उपाय मैं आपको सजेस्ट करे हैं। ओके। प्याज की फसल में सिंचाई का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए ताकि ताकि हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो प्याज की फसल में सिंचाई का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए ताकि बल्ब का विकास अच्छा हो? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बल्ब ही मेन है। बल्ब का मीन्स जो हिंदी में हम बोलेंगे कंद का साइज, कंद का साइज अच्छा बनना चाहिए प्याज, है ना। मेन जो मोटिव है हमारा, कंद का साइज अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, साफ सुथरा बने। तो नियमित आपको सिंचाई करनी है। प्याज की खेती में नियमित सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जब बल्ब का साइज बनने का समय हो तो उस समय सिंचाई का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। मिट्टी में हमको 60 से 70% तक नमी बनाए रखना है, ठीक है। सिंचाई की आवृत्ति में मिट्टी की प्रकृति मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर 7 से 10 दिन में आपको एक बार सिंचाई कर देना चाहिए। बल्ब बनते समय, ये कंद का साइज डेवलप होते समय हमको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है।
क्योंकि बल्ब का आकार और गुणवत्ता इसी पर निर्भर रहेगी, है ना। और सिंचाई आप करें तो खाली पानी ना चलाएं, सिंचाई के साथ आप कोई ना कोई पोषक तत्व को आप जरूर दें, क्योंकि जब भी आपकी क्रॉप पानी को एब्जॉर्व करती है तो साथ में अगर हम उसको पोषक तत्व साथ में देते हैं तो वो उसके लिए अच्छा होता है। आपको बार बार अलग से इसको नहीं डालना होता है ना। जब भी आप सिंचाई करें कोई ना कोई पोषक तत्व आप अवश्य इसमें दें। इसके अलावा पानी की मात्रा मिट्टी की प्रकृति और फसल की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नमी है तो हमको नहीं डालना है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमको पानी डालना है, उसके हिसाब से हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अधिक पानी से हमको बचना है, ज्यादा जल भराव ना हो खेती में, है ना। ज्यादा जल भराव होगा तो नीचे कंद सड़ने लगेंगे, तना गलन की समस्या जाएगी, जड़ गलन की समस्या जाएगी, फंगस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, कंद आपके गल जाएंगे। तो ध्यान रखना है पानी की निकासी की भी हमको प्रॉपर व्यवस्था रखनी है ना, इस प्रकार की खेती में। क्योंकि ऊपर तो हमको फसलें समझ आती हैं, हम जितना पानी देते हैं, लेकिन जो कंद वर्गीय फसलें हैं वो जमीन के अंदर होती है, आप उसको तुरंत खोद के नहीं देख सकते, तो आपको विशेष ध्यान रखना है जी। अगला सवाल जी, अगला जो सवाल है, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण के प्रभावी उपाय कौन से हैं? जी। जी देखिए, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण के प्रभावी उपाय हैं। आप कोई किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल या कोई भी आप चारा मार सफाया ये सब नहीं डालेंगे, है ना। निंदाई गुड़ाई सबसे बेस्ट तरीका है। आप निंदाई गुड़ाई करें, खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी भी अच्छी होती है, मिट्टी बैक्टीरिया भी नहीं मरते हैं, ठीक है, वहां का कार्बन भी डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके अलावा मल्चिंग विधि जो होती है उसके जरिए भी आप खरपतवार को नियंत्रित रख सकते हैं। जो मल्चिंग विधि होती है, आप लाइव मल्चिंग कर सकते हैं, खरपतवार को काट के आप वहीं डाल दीजिए, इससे आपकी कंद की लाइव मल्चिंग भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जैविक खरपतवार नाशकों का उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। तो आप इसमें जो हमारा गोमूत्र वगैरह होता है, आप इसका स्प्रे करें 2 से 3 ml, इससे भी एक तरीके से आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। फसल चक्र को आप विशेष ध्यान रखना, फसल चक्र चेंज करें, हर बार आप फसल को बदल के लगाएंगे तो खरपतवार वहां पर नियंत्रित रहेगी। खेत को साफ और स्वच्छ रखना है ना। खरपतवार जब भी बीज आने वाली अवस्था में आ रही है उसके पहले ही हमको खरपतवार को कट कर देना है। एक बार बीज आ गए और जब आप खरपतवार को कट करेंगे तो वो बीज वहीं गिर जाएंगे आपके, है ना, वो फिर से उग जाएंगे। तो जब भी खरपतवार छोटी रहे, बाल अवस्था में रहे, हम उसको उसी समय हम उसकी निदाई गुड़ाई कर दें। इसके अलावा आप प्रतिरोधी किस्मों का भी उपयोग करके खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्याज की कुछ वेराइटियां होती हैं जिसको लगाते हैं, इससे खरपतवार आपकी काम आएगी। ओके, आमतौर पर प्याज की खेती करते वक्त कौन कौन से बीमारी जनरली फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली देखिए, प्याज में कुछ रोग आते हैं, उसमें जैसे फफूंद रोग जो आता है, प्याज की फसलों में फफूंद रोग एक आम समस्या है, जो पत्तियों में बल्बों में सफेद या हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं ना। जो आपकी पत्तियां होती है ना उसमें सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं। जो आपका कंद होता है ना वो धीरे धीरे गलने लगता है ना। ये गलन समस्या भी होती है। आपका कंद से लेके जमीन के ऊपर जब उसके जो पत्तियां होती है उसके बीच का भाग गलने लगता है, ये सब अधिक जल भराव के कारण होता है या नेगेटिव फंगस डेवलप होने लगती है, तब ये समस्या आती है। इसके अलावा प्याज का जड़ गलन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। प्याज की जड़ गल जाएगी तो प्याज भोजन कहाँ से उठाएगी, है ना, कंद भोजन कैसे उठाएगा। तो ये समस्या कब आती है, जब अधिक जल भराव होता है या मिट्टी में पहले से ही नेगेटिव फंगस डेवलप हो रही होती है, तो आपकी जड़ें गलना शुरू हो जाती है। जड़ें वहां पे खत्म हुई, आपका कंद भाई खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आपको अच्छे फंगिसाइड का यूज करना है, मित्र फंगिसाइड की कॉलोनी डेवलप करना है। इसके अलावा आपको सोल से आप नैनो सिल्वर एजी का उपयोग करें, इसका स्प्रे करें, इसकी ड्रेंचिंग करें 2 ml की, तो आपका ये जो तना गलन है, जड़ गलन है, ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो पत्ती धब्बा रोग आता है, ये इसमें क्या होता है, ब्लाइट तरीके में पत्तियां पीली पड़ने लगती है। ये पीली इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा बहुत अप डाउन होगा पत्तियां आपकी पीली पड़ने लगेंगी। तो इसका भी हल जो है
प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रखना है, आपको अच्छे फंगिसाइड का यूज करना है। आप नैनो कॉपर, नैनो सिल्वर का स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां सुरक्षित रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा बैक्टीरिया ब्लाइट या वायरस जैसी समस्याएं भी आती है। तो वायरस में क्या होता है, पत्तियां विकृत होने लगती है, गोल गोल जलेबी जैसी मुड़ने लगती है। ये वायरस की समस्या होती है। वायरस क्यों आता है, जब भी रस चूसक कीट पत्तियों पर, कोमल पत्तियों पर रस चूसना शुरू करते हैं तो उससे पूरे खनिज तत्वों को खींच लेते हैं। जब वो खींच लेंगे तो पत्ती आपकी मुड़ने लगेगी और वो वायरस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप विशेष ध्यान रखें, अमावस्या के समय या जब भी ऐसे कीटों का आपको लग रहा हो कि आक्रमण होने वाला है, तो आप कोशिश करें प्रिवेंटिव तौर पर ही पहले रामबाण प्लस 2 ml, सजल आधा ml, अमृतधारा आधा ml इसका स्प्रे कर दें आप सुबह या शाम के समय। तो इससे आपकी कीटों की सुरक्षा हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जो ब्लाइट, ये बैक्टीरिया ब्लाइट वगैरह की समस्या आती है, इसको भी आप जीरो ब्लाइट पाउडर के द्वारा 100 लीटर पानी में 100 ग्राम आप जीरो ब्लाइट पाउडर को घोल लें, इसका स्प्रे कर दे तो आपका ब्लाइट भी 100% कंट्रोल हो जाएगा। ये सभी जैविक उपचार है, सोल ने जो डेवलप करे हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, किसी भी प्रकार का 1 रुपए का इसमें केमिकल यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बीमारियों से बचने के लिए खेत की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। खेत को साफ सुथरा रखना है। खेत में खरपतवार उग रही है, उसको उगने नहीं देना है। फसल चक्र का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिरोधी रोग वाली किस्में लगाना है। कवकनाशियों का उपयोग करना। कवकनाशी मतलब आपको ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ये सबको आपको उपयोग करना है ना। तो ये आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी। ओके, तो लास्ट जो सवाल है, टिकाऊ तरीकों से प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, टिकाऊ तरीके से प्याज की खेती में अच्छा उत्पादन के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप अच्छी इनकम वाली फसल जब आप ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मिट्टी की एक बार जांच कराना चाहिए। अगर आपने काफी समय से जांच नहीं कराई है तो अच्छी लैब में आप जांच कराएं। इससे आपको पता चलता है मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी हो गई, जिसको हम मेंटेन कर सके आने वाली फसलों के लिए, है ना। जनरली प्याज में आपको नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, ये सब की आवश्यकता होती है अधिक मात्रा में। अगर ये कम रहेंगे तो आपके बल्ब का साइज या आपके कंद का साइज प्रॉपर नहीं बनेगा, आपकी फसल की क्वालिटी जो है वो गिरी हुई होगी। तो आपको अच्छा करने के लिए आप पहले, सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दें। उचित फसल चक्र का आप उपयोग करें। सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रिप के जरिए अगर आप पानी देते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या, कोई भी न्यूट्रिशन जो है पर्टिकुलर आपके प्लांट के पास ही गिरता है या क्रॉप के पास ही गिरता है। ठीक है। इसके अलावा आपको खरपतवार नियंत्रण रखना है, साफ सफाई रखना है। कोई भी खरपतवार उग रही है उसको पहले से ही आपको हटा देना है। कीट और रोग प्रबंधन के लिए आपको प्रिवेंटिव तौर पर समय समय पर इसमें कीटनाशकों का उपयोग करना है। जो जैविक हमने बताए हैं आपको, नीम ऑयल, लहसुन का तेल, करंज ऑयल, एलोवेरा से बने प्रोडक्टों का आपको यूज करना है। उचित बीज का आपको ध्यान रखना है। बीज का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। बीज का प्रॉपर आपको ध्यान रखकर ही सिलेक्शन करना है। सर्टिफाइड कंपनी से गारंटेड बीज आप दीजिए। इसके अलावा बीज को उपचारित करके ही लगाएं, फंगिसाइड का उपयोग करके ही कंद को लगाएं। ठीक है। और किसान समुदाय का उपयोग करें। किसान समुदाय का उपयोग का मतलब यह है कि किसानों से मिलकर आपस में सलाह मशवरा कर कर आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। या सोल ने भी ऐसे एक्सपर्ट व्यवस्थित करके दिए जिसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप हमसे कभी भी सवाल पूछे, कॉल कर सकते हैं, अपनी फसलों की फोटो भेज सकते हैं। जिस अवस्था में आपकी फसल चल रही हो, आपको कोई समस्या अगर आ रही हो, उसको लेकर आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको निश्चित ही सटीक उपाय बताएंगे। इससे आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी, आपकी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, आपका उत्पादन भी नहीं गिरेगा। तो समय पर, समय देते ही आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप अपनी फसलों की चर्चा करते रहेंगे, तो हम आपको समय समय पर उसमें आने वाली समस्याओं को, सुधार को लेकर आपको चीजें बताते रहेंगे। तो सवाल यहीं तक था, सवाल खत्म हो गए। अगर आप लोग का कोई भी और सवाल है तो पूछ सकते हैं। कैलाश जी ने पूछा है, नींबू बगीचे में मृदा परीक्षण की सोल के पास क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल। कैलाश जी सुन पा रहे हैं आप? कैलाश जी, कैलाश जी, अगर आप सुन पा रहे तो थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए प्लीज। ताकि हम बता सकें आपको। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। कैलाश हंडे जी,
आपने सवाल रखा है कि आप सुन पा रहे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं? आई थिंक वो नहीं कर देखिए, पा रही। सभी सभी किसान साथियों को हम बता देते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। कैलाश जी का नंबर दे दीजिएगा तो पर्टिकुलर उनसे डिस्कस कर लूंगा। देखिए, मृदा परीक्षण एक बहुत ही जरूरी है आज के समय में, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है। वो लगातार चाहे केमिकल हो, चाहे जैविक हो, चाहे किसी भी पद्धति से खेती कर रहे हैं, तो हमें कब, किस मात्रा में, कितनी मात्रा में कौन सी चीज डालना है, ये उनको पता ही नहीं है। और ये सब निर्भर करता है आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर पर। आपकी मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं, आपकी मिट्टी में कितने प्रकार के मित्र बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, आपकी मिट्टी में कौन कौन से शत्रु बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, नीमाटोड, फंगस, ये सब जो काम कर रहे हैं, इसको कैसे हम ठीक करें या कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रख सकें, उसके लिए मृदा परीक्षण अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप आपकी खेती का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो आपको 3 फुट का गड्ढा खोदना होता है ना। सोल ने व्यवस्था जमा के दी है, हम आपको इसकी प्रोसेस बता रहे हैं। इसका चार्ज जो है वो 6999 है सॉइल टेस्टिंग का। तो ये प्रॉपर यूएसए लेवल की हम जांच करा के देते हैं। सोल जो है मोहाली में आईसर से जांच करा कर देता है, 100% गारंटेड जांच है, यूएसए लेवल की जांच है। एवरेज 20%, 20 प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण जांचें अगर आप अलग अलग कराने जाएंगे तो आपको बहुत सारा चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन सोल ने ऐसा टाइप करके रखा है जो आपको 7,000 रुपए में प्रॉपर जांच करके दे रहा है। इसमें आपको 3 फुट का गड्ढा खोदना होता है, 3 बाई 3 का, गहराई 3 फुट होना चाहिए एवरेज, ताकि आप आसानी से मिट्टी का सैंपल ले सके। इसमें आपको 3 सैंपल निकालना होता है, टॉप सॉइल, मिडिल सॉइल, बॉटम सॉइल। टॉप सॉइल में आप 200 ग्राम मिट्टी निकाल लीजिए, मिडिल सॉइल से आप 200 ग्राम मिट्टी निकाल लीजिए, और बॉटम सॉइल से आप 200 ग्राम मिट्टी निकाल लीजिए। इसको अलग अलग पॉलिथीन में आप पैक करके इसमें मार्कर से लिख दीजिए टॉप सॉइल, मिडिल सॉइल, बॉटम सॉइल। इसको आपको प्रॉपर एक बॉक्स में पैक करना है ना। और यह बॉक्स में आप पैक करते हैं, आप हमें चार्ज पे करते हैं, तो कंपनी आपको एक डिलीवरी का चालान निकाल के देगी, आपको प्रिंट के लिए भेजेगी। आप उस प्रिंट को आपको आपके उस बॉक्स पे चिपकाना है। बॉक्स का आपको हमें साइज, वेट ये हमें बताना है। 2 दिन के अंदर आपके यहाँ से मिट्टी कलेक्ट हो जाती है और वो हमारे पास भिजवा दी जाती है। 5 से 6 दिन के अंदर मिट्टी की जांच की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। उसको हम हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स के द्वारा, सीनियर साइंटिस्ट के द्वारा हम चर्चा करते हैं, और उसके अनुरूप फिर हम आपको डोज सजेस्ट करते हैं, ताकि कि आपको मिट्टी में कब, किस मात्रा में क्या डालना है। क्योंकि हो सकता है आपकी मिट्टी में आयरन की कमी हो, आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो, आपकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो, आपकी मिट्टी में मित्र बैक्टीरिया की कमी हो, आपकी मिट्टी में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्व किसी न किसी रूप में हर एक पोषक तत्व से जुड़े होते हैं। तो ये आपस में जुड़े होते हैं, तो अगर जब भी कोई पोषक तत्व इनमें से कम ज्यादा होता है या डिसबैलेंस्ड होता है, तो इसका सीधा असर आपकी फसलों पर पड़ता है। तो इसका प्रॉपर आप मैनेज कैसे कर सके, इसके लिए सॉइल टेस्टिंग अति महत्वपूर्ण घटक है खेती के लिए। आप ये कराएंगे तो हो सकता है आपकी लागत कम हो जाए फसलों में। आपको पता चल जाएगा कि मुझे, मेरी मिट्टी में अगर भरपूर कैल्शियम है तो मुझे कैल्शियम डालना नहीं है, या मेरी मिट्टी में आयरन कम है तो मुझे आयरन पे काम करना है। अभी किसान को पता ही नहीं है कि कम कम क्या है और ज्यादा क्या है। तो आप एक बार इसकी जांच कराएं, उसकी रिपोर्ट हमें साझा करें, या जब आप हमारे थ्रू अगर जांच कराते हो, अगर आप हमारे थ्रू जांच नहीं भी कराना चाहते तो आप कोई भी गारंटेड अच्छी लैब से जांच कराएं, ठीक है। और जब आप जांच करा के हमें रिपोर्ट साझा करेंगे तो हम उसके अनुसार ही आपको डोज सजेस्ट करके बताएंगे भूमि उपचार में क्या आपको लगने वाला है। अभी तक के डिस्कशन के बाद अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या अभी कोई फसल चल रही है या अभी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। माइक को अनम्यूट करके एक एक करके सवाल रख सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप पूछ लीजिए माइक को अनम्यूट करके।
कोई भी सवाल तो पूछ जी लीजिए। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। माइक को म्यूट करके पूछ सकते हैं। नागेश्वर राव जी, जगबंधु जी, कैलाश जी, रवि चंद्रा जी, प्रीतम यादव जी, सुखनंदन जी, कोई भी सवाल हो तो माइक को म्यूट करके पूछ लीजिए। जरूरी नहीं कि प्याज को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो हमने आज सेशन रखा था प्याज को लेकर, क्योंकि जनरली बहुत सारे किसानों के सवाल आते हैं प्याज की खेती को लेकर, उसको लेकर हमने सेशन रखा था। इसकी रिकॉर्डिंग भी साइट पर अपलोड हो जाती है, ताकि अन्य किसान साथी जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए वो सुन सकते हैं। तो इसको लेकर कोई सवाल हो, या अपनी कोई भी फसल को लेकर, या आने वाली कोई क्रॉप को लेकर आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपका हो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर जी। जी सुखनंदन जी नमस्कार। ये नमस्कार सर, नमस्कार। ये जैसे धान के बाद मैं सरसों बोना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, सरसों में आपके विधि से कितना खर्चा आ जाएगा मेरे को? देखिए सरसों में हमारी विधि से जनरली देखिए जो मेजरली बड़े खर्चे हैं उसमें आप मान के चलिए कैप्सूल कल्चर किट है, एक बड़ा खर्चा है। बड़ा खर्चा मान के चलिए वो एवरेज 3,000 रुपए का मोटा मोटी खर्चा है। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने वाली चीज है, ये आप जरूरी नहीं कि आप 1 एकड़ में ही इसको डालें, आप 3-4 एकड़ इसी एक किट से कर सकते हैं। इसको 6 महीने तक आप कम से कम 2 क्रॉप में यूज कर सकते हैं। तो इसका खर्चा आप ना के बराबर ही होता है। आपको फर्स्ट टाइम में आपको लग सकता है कि यार कैप्सूल कल्चर के महंगी, लेकिन इसमें 118 प्रकार के मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी है, 1100 प्रकार के माइक्रोब्स है, जो इस समय खेती में धीरे धीरे आपके खत्म होते चले जा रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, सभी के बैक्टीरिया है। आप खेती में सल्फर डालते हैं, और अगर आपकी मिट्टी में अगर सल्फर का कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं है तो सल्फर आपका वैसे ही पड़ा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में हर प्रकार के मित्र जीवाणु कॉलोनी डेवलप हो, जो कैप्सूल कल्चर किट के द्वारा ही संभव हो। अब मान के चलिए एवरेज 15,000 रुपए तक का आपका खर्चा आ सकता है फर्स्ट टाइम में। लेकिन अगर आप यही 2 एकड़ में लेके जाएंगे तो 15,000 का खर्चा आपका मान के चलिए वो आपका 25,000 हो जाएगा, क्योंकि जो जनरली जो कुछ चीजें कॉमन है जो 1 एकड़ में लगने वाली है वो 2 एकड़ में यूज हो जाएंगी। लेकिन मिनिमम जो सामान आएगा वो 1 एकड़ का तो आएगा ही पैकेजिंग के कारण। ये तो खैर ये कल्चर किट तो मंगा लिया हूँ मैं, मेरे पास बना हुआ है, बना दिया ठीक हुआ है, है। हाँ तो आप मान के चलिए एवरेज आपका खर्चा 12,000 रुपए, 10 से 12,000 रुपए तक का आना चाहिए मैक्सिमम। ओ, ओ, उसमें भी आपका गोवर्धन खनिज खाद महंगी है, करीब 27 गोवर्धन। 10 रुपए की है। हाँ हाँ। हाँ बाकी तो आपका जो नैनो सल्फर, अपना एनपीके, नैनो नाइट्रोजन, बेसल डोज में आपको सुरपाल लगेगा, नैनो माइक्रो राजा लगेगा, फ्लावरिंग के लिए आपको पुष्प रसायन लगेगा ताकि फ्लावरिंग अच्छी आए, है ना। जब आपका दाना भराएगा तो आपको नैनो पोटेशियम लगेगा। ये सब चीजें लगने वाली है। अब रसचूसक कीट माहू वगैरह आता है उसमें, तो हम उसमें नैनो बजंगमार या रसचूसक कीट आते हैं रामबाण प्लस हम प्रिवेंटिव तौर पर बुला के देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि नहीं आए वो बीमारी, लेकिन कभी प्रिवेंटिव तौर पे आ जाए तो हमारे पास पहले से वो चीज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने में 7 दिन लग सकते हैं। ठीक है। तो पहले से बुला के रखेंगे तो वो खराब भी नहीं होगा, हो सकता है आपको नेक्स्ट क्रॉप में उसका काम हो जाए। लेकिन ये चीजें जरूरी लगने वाली चीजें आपको लगेगी। ओ। ये जैसे मिट्टी परीक्षण तो गर्मी में ही हो पाएगा, क्योंकि नहीं, अभी मिट्टी तो परीक्षण आप 12 महीने कभी भी करा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं बहुत तो अधिक बारिश हो रही हो तो हम हम्म, चाहते हैं कि नहीं करें। आप नहीं करें का मतलब ये होता है कि पानी ऊपर का गिरता है ना ज्यादा, तो मिट्टी में ऊपरी हम्म, पानी ज्यादा समाहित होता है। तो बाकी आप अच्छा, कभी भी मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्लांटेशन वाले तो कभी भी कराते हैं, ऐसा थोड़ी कि प्लांटेशन वो गर्मी में लगाएंगे बारिश में लगाएंगे। हम्म। मिट्टी का परीक्षण कभी भी हो सकता है। हमको एक छोटा सा हिस्सा चाहिए होता है मिट्टी का, 200 ग्राम का। ठीक जनरली बस वो जानना होता है कि मिट्टी के स्ट्रक्चर में क्या क्या कमी है, जिसको हम पूरा कर सके। ठीक है। जी, तो जैसे अभी देना चाह रहा हूँ मिट्टी, तो अभी तो गीला है जमीन। तो अभी 2-4-5 दिन रुक जाइए थोड़ी। अभी बारिश बारिश तो कब तो कम हो रही है, बारिश तो खत्म ही होने पे है अब लास्ट स्टेज। नहीं, जैसे आप 3 फीट गड्ढा बोल रहे हैं, तो वो 3 फीट गड्ढा का ही देना, ऐसा है क्या? 3 फुट नहीं हमें चाहिए, देखिए 1 फुट की मिट्टी, 2 फुट की मिट्टी, 30 फीट की मिट्टी, टॉप सॉइल, अच्छा, मिडिल सॉइल, बॉटम सॉइल। पहले ठीक। हमको 6 इंच की मिट्टी चाहिए होती है, उसके बाद की मिट्टी चाहिए होती है, और उसके बाद 1 फुट की मिट्टी चाहिए होती है। मतलब हमको तो खरोच की चाहिए होती है, जो आपकी दीवार जैसा बन जाता है ना जब आप गड्ढा खोदते हैं, तो वहां से आपको हम्म, खरोच के आपको 3 पैकेजिंग कर देना। उस पर आपको लिख देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कैसे आप ठीक है कलेक्शन करना, उसका वीडियो है प्रॉपर हमारे ठीक। पास। ओके सर।
है ना सुखदेव? ठीक है सर, भेज दीजिएगा। मैं मेरा नंबर तो है। ठीक है, आपका नंबर है मेरा ना? हाँ सर। हाँ बस ठीक है, आप उसमें हाई लिख के भेजिए, मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। किसी अन्य किसान साथी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। किसी भी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए माइक को अनम्यूट करके। किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी कैलाश जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं मैम से नंबर लेके आपको कॉल करता हूँ, और वो आप पूछ रहे हैं सॉइल टेस्टिंग को लेकर, मैंने अभी इसमें बताया भी है। मैं आपसे पर्सनल में बात कर लेता हूँ। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। कैलाश जी, आप चैट बॉक्स में देखिए, मैंने ना जितेंद्र जी का नंबर शेयर कर दिया है, आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर लीजिए। तन्मय जी, ठीक है। आपके पास कैलाश जी का नंबर होगा ना, आप मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, ओके ओके। जी। जी, किसी और का कोई और सवाल है? कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। सुरेश कुमार जी, कुछ सवाल तो पूछ लीजिए। प्रीतम जी, कोई सवाल तो पूछ लीजिए। हेलो सर जी। जी सुखनंदन जी। ये बीज जैसे सरसों का आपके पास उपलब्ध होगा सर? बीज हम्म। बीज में पता करवा देता हूँ कहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। अगर कोई हमारे किसान साथी के पास होगा तो हम आपसे बात करा देंगे। ठीक है। किसी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हेलो। मुझे कैलाश जी का नंबर दे दीजिए। हेलो। हाँ जी कैलाश जी, आपकी हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, आपकी कट कट के आवाज आ रही मेरी है। मैं आपसे कॉल पे बात करता हूँ, ये संवाद खत्म होने वाला है, मैं ओके। कॉल पे बात करता ठीक हूँ, है ना, आवाज ठीक क्लियर नहीं आ रही है। ठीक ठीक ठीक। जी जी जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी, कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए क्लोज कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी और सवाल, कोई और इश्यूज, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो रहा है तो आप जितेंद्र जी के नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। मैंने नंबर चैट बॉक्स में दे दिया है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं अगर किसी को चैट बॉक्स खोलने में दिक्कत हो रही हो। मेरा मोबाइल नंबर है 93007034 93007034। किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अंततः फिर किसान संवाद समाप्त किया जाएगा अगर कोई सवाल नहीं है तो। ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक ठीक। सवाल नहीं है तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। ओके जी। थैंक यू जुड़ने के लिए, अपने सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है, और आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सभी किसानों को, नमस्कार। थैंक यू सर।